हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर है जो कहाँ पे अप्लाई होता है। इसे लास्ट क्लास में हमने इसका मीनिंग और कॉस्ट के रिगार्डिंग और क्या कारण रहते हैं इसके ऑपरेशन होने के तो वो कवर की थी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेज नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एप्लीकेशन ऑफ लॉ कहते हैं कि कहाँ पे है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है जो लागू होता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर मार्शल है वो कहते हैं कि जहाँ पे जो नेचर का रोल होता है, अगर मेन नेचर का रोल प्ले किया जाता है तो वहाँ पे जो है लॉ लागू होता है। नेचर का रोल कहाँ प्ले किया जाता है? लैंड यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो लागू होता है, नेचर के ऊपर डिपेंड होती है जो हमारी एग्रीकल्चर होते हैं। तो इस कारण से जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो लागू होते हैं। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जो लागू हो, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी लागू हो सकता है। रीजन क्या रहता है कि सिर्फ कंडीशन ये है कि जहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर पाया जाएगा शॉर्ट रन के अंदर जब हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे तो वहीं पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर है जो लागू हो जाएगा, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। कहते हैं कि जो डॉक्टर मार्शल है, वाइल द पार्ट विच नेचर प्लेज इन प्रोडक्शन शोज ए टेंडेंसी टू डिमिनिशिंग रिटर्न। कहते हैं कि जहाँ पे नेचर का मेन रोल प्ले किया जाता है प्रोडक्शन में, तो वहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जो लागू हो जाता है। द पार्ट विच मैन प्लेज शोज ए टेंडेंसी टू इंक्रीज इन रिटर्न। कहते हैं जहाँ पे इंसानों का रोल ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इंक्रीज इन रिटर्न जो लागू हो जाती है। इट इम्प्लाई दैट द रोल ऑफ नेचर इन एग्रीकल्चर बीइंग मोर डोमिनेंट। कहता है कि इस हिसाब से तो फिर एग्रीकल्चर के केस में जो रोल होता है इन्वायरमेंट का, नेचर का, वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है देन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। किसके कंपेरेटिवली? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कंपेरेटिवली। तो यानी कि नेचर का जो ज़्यादा रोल होता है वो तो एग्रीकल्चर के अंदर होता है। तो इस कारण से जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो अप्लाई होता है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। जबकि दूसरी तरफ जो रोल ऑफ मैन होता है, यानी कि जहाँ पे इंसान काम करते हैं, जहाँ पे इंसानों का काम जो होता है उसका रोल जो होता है मैन का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पाया जाता है। तो वहाँ पे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न है जो अप्लाई होता है। कहते हैं कि जहाँ पे इंसानों का यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाता है तो वहाँ तो इंक्रीजिंग रिटर्न लागू हो जाता है। लेकिन जहाँ पे हमारे नेचर का रोल प्ले होता है तो वहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न है जो लागू हो जाता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू है डॉक्टर मार्शल का। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस लॉ ऑफ मार्शल। तो वो मार्शल के इस पॉइंट ऑफ व्यू से राजी नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, मार्शल ने जो कहा है वो सही नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी कहते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर लागू होने का मेन कारण क्या होता है कि ये इसके मेन कारण होता है फिक्सिटी ऑफ एनी वन फैक्टर, यानी किसी एक फैक्टर का फिक्स होना होता है कि जो जहाँ पे भी एक फैक्टर प्रोडक्शन कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा, तो वहीं पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जो लागू हो जाएगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्सिटी इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू लैंड। कहते हैं ये फिक्सिटी सिर्फ लैंड के ऊपर लागू नहीं होती, माइनिंग के ऊपर लागू नहीं होती, फिशरी और हाउस बिल्डिंग के ऊपर लागू नहीं होती है। रेदर इट कैन ऑल्सो बी बेस्ड मशीन। कहते हैं ये मशीनों के ऊपर भी लागू हो जाती है, रॉ मटेरियल एटसेट्रा के केस में भी जो है लागू हो जाती है। यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर लागू नहीं होता, सिर्फ ये इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर भी जो लागू हो जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जो होता है। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। ऐसा दिस लॉ ऑपरेट इन ऑल स्फीयर ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं हर एक जगह पे जो पाया जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई भी केस हो। तो यहाँ पे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उन्होंने थोड़ा इसको एलैबोरेट करके जो बताया गया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला केस आते हैं एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर है जो लागू होता है। कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे जो प्रोडक्शन किया जाता है, लेबर और कैपिटल कैन बी इंक्रीज टू द डिजायर एक्सटेंट बिकॉज दीज आर वेरिएबल फैक्टर। कहते हैं कि अगर बात की जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, तो जो लेबर होते हैं, जो कैपिटल होता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि क्योंकि वेरिएबल फैक्टर होते हैं। बट नॉट द लैंड विच हैपन्स टू बी फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं लैंड को हम एकदम से बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के अंदर हमें लैंड को बढ़ाने के लिए टाइम की जरूरत होती है। शॉर्ट टाइम के अंदर हम लैंड को नहीं बढ़ा सकते। तो लैंड क्या होता है? फिक्स फैक्टर होता है। लेकिन जो हमारे पास लेबर होती है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लेबर क्या हमारे लिए वेरिएबल फैक्टर होता है। दस व्हेन इंक्रीजिंग डोजेज ऑफ लेबर और कैपिटल आर अप्लाई टू फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड। कहते हैं जब हम जैसे लेबर और कैपिटल को बढ़ाते जाते हैं फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड के ऊपर, तो जो मार्जिन रिटर्न होता है वेरिएबल फैक्टर का वो क्या होना शुरू होता है? कम होना शुरू होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है जो लागू हो जाती है। यानी कि एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर कहते हैं
कि जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इस लॉ को अप्लाई करते हैं, यानी कि जो हमारे पास फिक्स फैक्टर होता है जिसे हम लेते हैं, लैंड यानी कि जो ज़मीन होती है, उसके ऊपर जब हम वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर्स की यूनिट को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लैंड के आगे फिक्स फैक्टर आ गया है। तो फिक्स फैक्टर को तो हम शॉर्ट रन के अंदर चेंज कर नहीं पाते हैं, इस कारण से जो ये लॉ ऑपरेट हो जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशन रिटर्न टू ए फैक्टर। दूसरा केस आता है कि एप्लीकेशन टू एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के केस में कैसे लागू होता है, सबसे पहले आती है माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग का तो जो खदानें वगैरह होती हैं, कहते हैं माइनिंग के केस में क्या होता है कि जब हमें बिल्कुल डूंघाई में जाना होता है, माइनिंग में क्या होता है कि जैसे ना ये खुदाई की जाती है, बहुत ही गहरी से गहरी खुदाई की जाती है। तो जब कहते हैं कि गहरी से गहरी खुदाई की जाएगी तो खोदने में, डीपर माइनिंग में क्या है, खर्चे ज़्यादा आ जाएंगे, तो इंक्रीजिंग कॉस्ट है जो वहाँ पे लागू हो जाएगी। कहते हैं माइनिंग इंडस्ट्री के केस में क्या होता है कि इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर मिनरल्स, कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल लेने के लिए वन हैज़ टू गो डीप इनटू द माइन। सो जो माइन होती है उसकी गहराई में जाना पड़ता है। डीप माइनिंग इम्प्लाई मोर एक्सपेंसेस ऑफ लाइटिंग। कहता है कि अगर जितनी गहरी हमें माइनिंग करनी होगी उसमें लाइटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, पानी निकालने के लिए पंप आउट की भी ज़रूरत पड़ेगी, मोर वेजेस और लेबर, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे वेजेस का खर्चा बढ़ जाएगा। देन बिफोर, यानी कि पहले के कंपेरेटिवली जब हमने गहरी माइन को खोदा है तो उसकी खुदाई में लाइटिंग की भी ज़रूरत है, पंप आउट करने के लिए वाटर को पंप आउट करने की भी ज़रूरत है, ज़्यादा लेबर को लगाने की जरूरत है जिससे वेजेस बढ़ जाएंगी। तो डीपर द माइनिंग ऑपरेटिंग ग्रेटर द एक्सपेंसेस, जितनी गहरी माइन की जाएगी उतने ही खर्चे ज़्यादा क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस कारण से यहाँ पे जो इंक्रीजिंग कॉस्ट ला है जो लागू हो जाएगा। दूसरा आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग में क्या होता है, जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोलते हैं। तो जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती है तो जब उसकी इमारतों की मतलब मल्टी स्टोरी की जाती है और भी बड़ा बड़ा बनाया जाता है इमारतों को, तो उसको जितना भी ऊंचा बनाया जाएगा उसको बनाने में खर्चा उतना आएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि जितनी ही बहुमंजिल इमारत होती है उसका जैसे जैसे फ्लोर है जो मतलब ऊपर से ऊपर जाता है तो रेंट क्या होता जाता है, उनका कम हो जाता है जो बहुमंजिली हमारी इमारत होती हैं। तो जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि इंक्रीजिंग कॉस्ट लागू हो जाती है वहाँ पे। कहते हैं बिल्डिंग के केस में कैसे लागू होता है, कहते हैं लॉ ऑल्सो अप्लाई टू मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जो बहुमंजिली इमारतें होती है वहाँ पे कहते हैं लागू होता है। हायर द बिल्डिंग लार्ज द प्रोपोर्शन एक्सपेंडिचर ऑन अपर स्टोरी। कहते हैं जो अपर स्टोरी होता है, जो ऊपर वाली मंजिल होती हैं, उसके ऊपर खर्च ज़्यादा आता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो अपर स्टोरी का जो किराया होता है वो क्या होता है, कम होता है। हेयर ऑल्सो लॉ विल अप्लाई इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे जो लॉ लागू होता है वो कौन सा लॉ होता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट, क्योंकि यहाँ से खर्च क्या आता है, बढ़ जाता है। जितनी ज़्यादा बहुमंजिल इमारत बनाई जाएगी उसको बनाने का खर्चा उतना आएगा, लेकिन जितनी वो हमारी अपर स्टोरी होती है तो उसका जो रेंट होता है, किराया होता है, वो क्या होता है, कम होता है, जिससे इंक्रीजिंग कॉस्ट है जो लागू हो जाती है। नेक्स्ट आती है फिशरी, जिसे हम मछली करते हैं, जो समुद्र से हम मछली निकालते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा मछली निकालना, समुद्र की उतनी गहराई में जाना पड़ेगा जिससे खर्चे क्या आएंगे, उसके ज़्यादा आ जाएंगे। कि द स्टॉक ऑफ फिश एट एनी गिवन स्पॉट ऑफ द रिवर्स और द कोस्ट इज ऑलवेज लिमिटेड। कहते हैं जो हमारे पास स्टॉक होता है, जो मछलियाँ होती हैं वो रिवर की ना आसपास बहुत कम होती हैं, उसको ज़्यादा मछलियाँ लेने के लिए उसकी गहराई में जाना पड़ता है, अंदर तक जाना पड़ता है। एज मोर एंड मोर द फिश इज टेकन आउट, कहता है अगर ज़्यादा ज़्यादा मछली लेनी है इट्स स्टॉक विल गो ऑन फॉलिंग। तो कहता है कि अब क्या करना पड़ेगा, उसका स्टॉक मतलब कम होता जाएगा। कैसे, हैंस टू हैव मोर कैच, कहता है अगर उसको ज़्यादा कैच करनी है तो फिशरमैन को क्या करना पड़ेगा, गो आउट इनटू सी, इसको समुद्र में जाना पड़ेगा। अगर वो रिवर या फिर कोस्ट वगैरह में उसको मतलब मछली को निकालता है तो वहाँ पे लिमिटेड स्टॉक होता है, स्टॉक कम होता जाता है जैसे जैसे वो उसको फॉल आउट करता जाता है। लेकिन अगर उसको ज़्यादा मछली चाहिए तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, समुद्र में जाना पड़ेगा। इट वुड मीन मोर एक्सपेंसिव, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा पड़ेगा ये काम करना उसको। प्रपोर्शन रिटर्न, यानी कि इतना उसको रिटर्न नहीं मिलेगा जितना उसको उसका खर्चा आ जाएगा। द सेम होल्ड गुड इन केस ऑफ क्वेरिंग पॉटरीज कलेक्शन ऑफ रबर एक्सेट्रा। तो ऐसे केस जो होते हैं, चाहे वो क्वेरिंग के केस में हो, चाहे पॉटरी के केस में हो, चाहे कलेक्शन रबर के केस में हो, वहाँ भी ऐसे ही है जो लागू होता है। इस कारण से जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जो लागू हो जाता है। यानी कि अगर रिवर वगैरह से मछलियाँ ली जाती हैं तो रिवर के तो आसपास थोड़ी मछलियाँ मिलती हैं, तो अगर उसको मछली ज़्यादा लेनी है, जो हमारे फिशरीज होते हैं, फिशरी ज़्यादा लेनी है तो उसको समुद्र के अंदर, सी के अंदर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, जितना उसका खर्च आएगा उसके कंपेरेटिवली उसका रिटर्न कम मिलेगा, जिस कारण से जो इंक्रीजिंग कॉस्ट लागू होने से उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर है जो झेलना पड़ेगा।
नेक्स्ट बात है इंडस्ट्री के केस में कैसे लागू हो सकता है। अब इंडस्ट्री जब मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, उसके ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स को बनाते हैं, तो वहाँ पे फिक्स फैक्टर होते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर। तो जहाँ पे वो फिक्स फैक्टर के साथ साथ वेरिएबल फैक्टर की उनको यूज़ करके आउटपुट का जो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या रिजल्ट मिलता है कि जैसे फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की नंबर ऑफ यूनिट को बढ़ा दिया जाता है, तो वैसे आउटपुट क्या होता है, डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। बुकिश एक्सप्लेनेशन कहती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड, कहते हैं कि अगर स्टॉक बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है मैन्युफैक्चर गुड्स का, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट बढ़ाना है तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो लेबर और कैपिटल होते हैं वो ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है लैंड के कंपेरेटिव, क्योंकि लैंड क्या होती है शॉर्ट पीरियड के अंदर फिक्स होती है। कैपिटल जनरली फिक्स्ड सप्लाई, और जो कैपिटल की सप्लाई भी क्या होती है फिक्स्ड होती है। अकॉर्डिंगली आउटपुट इज सॉट टू बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेबर। अगर आउटपुट बढ़ाना है तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर है जिसमें लेबर को लिया जाता है, तो उसको वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर को बढ़ा करके जो आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। एंड एज मोर एंड मोर ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड, कहता है अगर फिक्स फैक्टर के साथ साथ हमने वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट्स हैं उसको बढ़ाते गए तो रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट मिलेगा लेबर से, मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वो मतलब कम हो जाएगा। यानी कि जब फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दी जाएगा तो उससे कॉस्ट बढ़ जानी है, जबकि जो मार्जिन प्रोडक्शन क्या मिलेगा उससे कम मिलेगा। तो इसका आंसर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जो लागू हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बनता है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर है ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही क्यों लागू होता है। इसका पहला कारण रहता है नेचुरल फैक्टर, क्योंकि जो एग्रीकल्चर होती है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो सारा रोल नेचर का होता है। अगर हद से ज़्यादा बारिश आ गई तब भी हमारी फसल खराब हो जानी है, डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो जाएगा। अगर सूखा पड़ गया तब भी डिमिनिशिंग रिटर्न है जो लागू हो जाएगा। नेचर प्ले डोमिनेंट रोल इन एग्रीकल्चर, कहता है कि जो एग्रीकल्चर में जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, नेचर का होता है। नेचुरल फैक्टर जैसे रेनफॉल होना, ग्रेटर इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बारिश का एग्रीकल्चर के ऊपर। बट अनसर्टेनिटी अबंडेंस एज रिगार्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ रेन वाटर्स, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न असेट्स इन वेरी फास्ट, यानी कि दोनों केस ले सकते हैं। अगर बारिश कम हुई तब भी फसल जो कम होगी, अगर बारिश हद से ज़्यादा होगी तब भी क्या होगा, फसल कम हो जाएगी, जिससे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है जो वो लागू हो जाएगा। दूसरा आता है डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड, कि जब एक ज़मीन के ऊपर एग्रीकल्चर की बार बार केमिकल्स का, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो उससे उसकी फर्टिलिटी जो होती है, उपजाऊ क्षमता होती है वो कम हो जाती है पहले के कंपेरेटिवली, जिस कारण से डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जो लागू हो जाता है। कहते हैं फर्टिलिटी ऑफ लैंड टेंड्स टू फॉल विद परसिस्टेंट कल्टीवेशन, एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल अप्लाइड टिट्स आर कंपनी विद लेस एंड लेस मार्जिन रिटर्न। तो कहते हैं फर्टिलिटी लैंड की जो कम हो जाती है, तो उसके ऊपर चाहे हम जितने ज़्यादा लेबर ऑफ यूनिट को बढ़ा दें, जितना ज़्यादा हम उसके ऊपर कैपिटल को अप्लाई कर लें, तो फिर भी जो हमें पास मार्जिन रिटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम ही कम मिलेगा। नेक्स्ट रीज़न रहता है डिवीज़न ऑफ लेबर का ना कर पाना। तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर कब हम कर सकते हैं, जब हमारे पास जैसे हम एग्जांपल कार का लिया था कि कार में उसका स्ट्रक्चर अलग बनाता है डिपार्टमेंट, उसका पेंट अलग डिपार्टमेंट करता है, उसका इंजन अलग डिपार्टमेंट बनाता है, उसको ऑर्गेनाइज अलग डिपार्टमेंट करता है, तो वहाँ पे ईजिली डिवीज़न किया जाता है लेबर को। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जब हम लेबर को डिवाइड नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से जो हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर है जो लागू हो जाता है। Agriculture by nature is not amenable to complex division of labor, relatively lower degree of division of labor, कहते हैं यहाँ पे बहुत लोअर डिग्री होती है डिवीजन ऑफ लेबर की। स्पेशलाइजेशन रिजल्ट इन फास्टर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू एग्रीकल्चर देन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जब हम डिवीजन ऑफ लेबर नहीं कर पाते तो वहाँ पे उनके स्पेशलाइजेशन का जो रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलता, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, डिमिनिशिंग रिटर्न जो लागू हो जाता है एग्रीकल्चर के अंदर इंडस्ट्री कंपेरेटिव। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर है जो हम डिवाइड कर सकते हैं लेबर को, डिवाइड करने से फायदा क्या मिलता है कि जो लेबर होते हैं वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं अपने काम में, तो जिससे हमें बेनिफिट मिलता है, इंक्रीज इन रिटर्न का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में हम डिवाइड नहीं कर पाते लेबर को, जिससे स्पेशलाइजेशन का फायदा नहीं ले पाते हैं, इस कारण से जो डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर है जो लागू हो जाता है। नेक्स्ट आता है लेस सुपरविजन। सुपरविजन होता है जैसे हम उसकी देख रेख करते हैं, एग्रीकल्चर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर को संभालना एक फार्मर्स के लिए दिक्कत हो जाता है। तो सुपरविजन ना करने के कारण, पूरी केयर टेकिंग ना करने के कारण क्या होती है, फिर उसकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। कहते हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशन आर स्प्रेड ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। कहते हैं जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन होता है पूरी मतलब लार्ज स्प्रेड करना पड़ता है, हमें पूरी लैंड के ऊपर करने पड़ते हैं। इट कैन नॉट देयर फॉर बी सुपरवाइज इफेक्टिव। तो हर एक जो एक्टर होता है उसका, हर एक एरिया जो होता है लैंड का, उसको प्रॉपर सुपरवाइज करना मुश्किल हो जाता है। इट लीड्स टू राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है फिर बढ़नी शुरू हो जाती है।
क्योंकि पूरी ज़मीन के ऊपर एग्रीकल्चर की गई है, तो हर एक जो एरिया होता है ज़मीन का उसकी पूरी केयर टेकिंग करनी पड़ती है। अगर उसकी केयर टेकिंग नहीं की गई है, लेस सुपरविजन किया गया है, देख रेख नहीं की गई है, जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जो लागू हो जाएगा। लेस यूज ऑफ मशीन, कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, मशीनों का कम यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री सेक्टर में तो हम ज़्यादातर मशीनों से काम करते हैं, जिस कारण से इंडस्ट्री सेक्टर में इंक्रीज रिटर्न टू फैक्टर लागू हो जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में मशीनों का यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जो लागू होता है। नेक्स्ट होता है सीजनल ऑक्यूपेशन। जो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर होता है इसमें सीजन के अकॉर्डिंग होता है। कहते हैं जो फार्मर होता है वो जुड़ा होता है एग्रीकल्चर जॉब के अंदर, लेकिन कुछ महीनों का ही काम होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या होता है, कुछ महीने होते हैं जो रेस्ट ऑफ द टाइम जब बाकी बच जाता है टाइम, द वर्कर्स एंड एनिमल्स रिमेन आइडल, तो जो वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं, भेले हो जाते हैं। इट गोज राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो जाता है। क्योंकि जो हमारी एग्रीकल्चर होती है इसमें सीजन चलता है, सीजन के अकॉर्डिंग जो काम मिल जाता है। अगर वो टाइम हमारा बाकी जो बचा होता है टाइम वो क्या होता है, भिले रहना पड़ता है जो हमारे फार्मर्स होते हैं। इस कारण से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है। डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड की, जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड होती है यानी कि जो जमीन की उपजाऊ क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। कि जो जितने पीसेज होते हैं जमीन के आर नॉट इक्वली फर्टाइल, तो वो सारे एक जैसी फर्टिलिटी नहीं देते हैं, एक जैसी उपजाऊ क्षमता नहीं होती है। व्हेन डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज, कहते हैं जब डिमांड की लैंड की डिमांड बढ़ जाती है, इवन लेस फर्टिलाइज लैंड से, बेशक वो कम हमें उपजाऊ क्षमता देने वाली जमीन हो, आर बोट अंडर कल्टिवेशन, अगर वो अंडर कल्टिवेट की गई है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया कल्टिवेशन का, तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा कि जो मार्जिनल रिटर्न है वो कम मिलेगा, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी रीजन रहता है वो होता है लैंड क्या होती है, लिमिटेड रहती है, क्योंकि जमीन क्या होती है, लिमिटेड एरिया होता है इसका। लैंड बीइंग ए फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड क्या हमारे लिए फिक्स फैक्टर होता है। मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज सो टू बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ लेबर एंड कैप्ट ऑन द लिमिटेड पीस ऑफ लैंड। कहते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के केस में अगर हमने अप्लाई करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लेबर ऑफ यूनिट को या कैपिटल को लिमिटेड पीस ऑफ लैंड के ऊपर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में क्या हो जाता है, कैन जस्ट नॉट बी डेफर्ड इन एग्रीकल्चर विच इन्वाइटेबली लीड्स टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। कि अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लैंड है वो तो फिक्स फैक्टर है, तो उस फिक्स फैक्टर के ऊपर हम अगर हद से ज़्यादा लेबर को बढ़ाते जाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, क्योंकि लैंड तो फिक्स ही है, उसके ऊपर जितना हमें रिटर्न मिलना तो नहीं मिलेगा। अगर हमने बेफालतू में वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ा दी, लेबर को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया, तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। रिजल्ट क्या मिलेंगे, लेबर बढ़ाने से उनकी मजदूरी देनी पड़ेगी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जानी है और इतना आउटपुट है जो हमें नहीं मिल पाएगा, जिस कारण से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जो लागू हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता था कि क्यों है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जो मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर लागू होते हैं। नेक्स्ट केस में इसकी इंपॉर्टेंस और हम पोस्टपोनमेंट है जो कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।